हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th में जो पढ़ा था अभी तक फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो अगला चैप्टर है उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है ऋज रेखीय पथ पर गति। ठीक है ना? ऋज रेखीय पथ पर गति। ठीक है ना? देखो, ऋज रेखीय पथ पर गति क्लास 11th के लिए है, ध्यान देना। 11th, ऋज रेखीय पथ पर गति। ऋज रेखीय पथ पर गति। ऋज रेखीय पथ पर गति। ठीक है, ध्यान दो। इसी को बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान देना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, चलो देखो देखो ध्यान से। पहला नंबर है हमारा गति। क्या है? गति। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 9th में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। गति, गति क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ, समय के साथ होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है बेटा, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे पहली चीज तो यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। मतलब ब्रह्मांड में, ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन अगर समय के साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, जितना भी परिवर्तन होता है वो सब क्या कहलाता है? गति। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, ठीक है ना, मान लो सपोज करो कि हमें आज 5 बजे जो है हमारी ट्रेन मुंबई के लिए है। 5 बजे, कितने बजे? 5 बजे ट्रेन मुंबई के लिए है और कल सुबह 7 बजे वो हमें मुंबई उतार दे। ओके, तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि हमारी स्थिति परिवर्तित हो गई। इलाहाबाद टू मुंबई, कहाँ तक? इलाहाबाद टू मुंबई। समझ में आया? तो क्या हमारी स्थिति बदलने के साथ हमारे घर का कोई सदस्य बदल गया? क्या हमारे पापा बदले हैं, मम्मी बदली हैं? यानी घर का कोई सदस्य बदलने वाला नहीं है। तो बदला कौन? समय। यानी जो घड़ी थी रुक नहीं रही थी। बात समझ गई ना? तो हमारी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो गया, इसीलिए जो है हम उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। बात समझ में आई ना? अब देखो 11th क्लास में बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ। गति से संबंधित, गति से संबंधित, गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं,
मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करना परिभाषाएं। ओके, गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा जो है आपकी वो है विस्थापन या दूरी लिख सकते हो। दूरी एक लाइन की परिभाषा है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, तय की गई पथ की लंबाई को, तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है भैया। इसी तरीके से विस्थापन है। दूसरा विस्थापन क्या है, ध्यान देना। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। यह एक, इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना। यह एक सदिश राशि है। ठीक है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है ना। हो गया ना। देखो ध्यान से, ये विस्थापन हो गया। जैसे और एक एग्जाम्पल देते हैं उदाहरण के लिए। देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे ये है हमारा बनारस। ठीक है। ये है सुल्तानपुर। ये क्या है बेटा? सुल्तानपुर है। और ये जो है लखनऊ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो है इलाहाबाद है, प्रयागराज। पता चले बनारस और सुल्तानपुर जो है वो टोटल है 100 किलोमीटर। कितना है बेटा? 100 किलोमीटर। और सुल्तानपुर से जो लखनऊ है वो है आपका 150 किलोमीटर। ठीक है। और लखनऊ से जो प्रयागराज है वो कितना है? 200 किलोमीटर। ठीक है। और बनारस से प्रयागराज जो है वो कितना है? 150 किलोमीटर। अभी तक कोई दिशा नहीं दी गई है इसमें। देखो ध्यान से, कोई दिशा नहीं है ना। तो सपोज करते हैं हम सबसे पहले बनारस से लखनऊ जाते हैं, सॉरी सुल्तानपुर,
और सुल्तानपुर से कहाँ जाते हैं? लखनऊ। लखनऊ से फिर कहाँ आते हैं? इलाहाबाद, और इलाहाबाद से फिर बनारस। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ध्यान से, अगर यहीं पे बात की जाए कि वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या होगा, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इस दिशा के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है बेटा। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर, दूरी की बात कर रहा है, कुछ करना नहीं, पूरा सब ऐड कर दो। पहले 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 150 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा 200 और 200 मिल गए 300 प्लस 300, तो टोटल हमारा आ गया 600 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गई, कुल दूरी हो गई, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम कुल विस्थापन यानी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, ठीक है ना, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन जो होगा, देखो अब यहाँ दिशा देखना पड़ेगा। लिखेंगे 100 प्लस 150, लेकिन माइनस, क्योंकि 100 के जस्ट अपोजिट में कौन है? माइनस 200 लिखना पड़ेगा। यहाँ 200 लिखें, ठीक है ना, और माइनस 150 के अपोजिट में 150 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 100 प्लस 150 माइनस 200 माइनस 150। 150 से 150 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 100 माइनस 200, ठीक है ना। तो यहाँ से जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? माइनस 50 किलोमीटर। बात समझ में आई? कन्फर्म हो गया कि नहीं हो गया? यानी एक तरीके से चित्र के अनुसार देखा जाए तो माइनस 50 किलोमीटर होगा बेटा, ठीक है। लेकिन भाई अगर कहीं किसी बिंदु पर चल करके पुनः वहीं पे आ जाता है तो विस्थापन शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से अगर बनाया जाए तो इसका आंसर ये आएगा। देखो ध्यान से, ये 200 ज़्यादा होगा भाई। ये जो है इलाहाबाद से, लखनऊ से जो इलाहाबाद होगा ये ऐसे होगा, ऐसे। ये लग रहा है ना 200 ज़्यादा है। अब समझ में आ रहा होगा, नहीं तो इस तरीके से तुमको इक्वल लगता, ठीक है। और उसके बाद देखो ध्यान से, ये टोटल 150 है। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे सपोज करो कि 150 यहाँ तक आ रहा है। कितना आ रहा है? 150। तो जो विस्थापन है यहीं तक है, यहाँ पर देखो, यहाँ तक, इसी बिंदु तक विस्थापन है। तो ये जो दूरी है यही हमारी क्या होगी? 50 होगी। क्या होगी बेटा? 50 होगी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया? क्योंकि हम इन दोनों को अगर इक्वल ले लेते हैं तो जल्दी करो। यहाँ एक नोट लिखा देते हैं जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। नोट लिखना, नोट क्या है यह लिखेंगे, यदि कोई वस्तु जहाँ से चलती है, जहाँ जिस स्थान से चलती है, जिस स्थान से चलती है अगर पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाए, अगर पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाए
पहुंच जाए तो विस्थापन पहुंच जाए तो विस्थापन शून्य होगा। तो विस्थापन क्या होगा बेटा? शून्य होगा। ठीक है ना? तो विस्थापन क्या होगा मेरा? शून्य होगा। अब अगली हेडिंग लिखना, चाल तथा वेग। अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, चाल तथा वेग। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे चाल तथा वेग। चाल तथा वेग। ठीक है ना? सबसे पहले लिखते हैं चाल। क्या लिखते हैं? चाल। चाल बराबर, चाल की परिभाषा, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को, दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, सूत्र चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समझ में आ गया? ये तो पढ़े हो आप लोग 9th क्लास में। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। देखो, जो चाल है इसका मात्रक अगर निकालना चाहें, मात्रक बराबर क्या होगा? दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकंड। ठीक है ना? तो इसका मात्रक जो निकलेगा वो निकलेगा मीटर प्रति सेकंड। तो जो मात्रक था वो निकल आया मीटर प्रति सेकंड। इसकी जो बीमा होगी वो होगी, मीटर का हो जाएगा L अपॉन टी, हो जाएगा आपका LT माइनस 1, LT माइनस 1। ठीक है ना? देखो ध्यान से और लिख देंगे, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। पहला हो जाएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जानते हो क्या होगा? इसका मान धनात्मक व शून्य हो सकता है, धनात्मक व शून्य हो सकता है, हो सकता है। ठीक है ना? चलो देखो, अगली हेडिंग है वेग। अगली हेडिंग क्या है बेटा? वेग। चलो देखो, वेग, वेग क्या है? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में, एकांक समय में तय, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। वेग
ये वेग कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सूत्र देख लो, वेग बराबर क्या होता है, सूत्र तो समझ में आ गया होगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय। ठीक है बेटा, वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय। ऐसे फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो ध्यान से, इसको v से लिखते हैं। v बराबर हो जाएगा विस्थापन डेल्टा s अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, इसका मात्रक, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, मीटर प्रति सेकंड। और जो इसकी विमा होगी वो क्या होगी, LT-1। यानी देखो चाल और वेग का मात्रक और विमा सेम आ गया, लेकिन देखो अंतर भी दिखेगा। पहला नंबर तो यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। ठीक है ना। दूसरा, इसका मान, इसका मान धनात्मक, धनात्मक कमा ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तथा शून्य हो सकता है। ठीक है ना, हो गया, जल्दी करो। इसको मेरे ऐसे कर देना, देखो ध्यान से। अगली हेडिंग लिखेंगे त्वरण, अगली हेडिंग लिखेंगे त्वरण। ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये लिखेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल। हो गया। देखो ध्यान से, तो जो त्वरण है, यहाँ से लिख सकते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन को लिख सकते हुआ अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल। ठीक है बेटा, तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू और अपॉन में T2 माइनस T1 कह सकते हैं। समय अंतराल भी ध्यान देना,
यहाँ से ए इक्वल टू निकलेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। फार्मूला नोट करो जल्दी, हो गया। अब इसका मात्रक निकाल लिया जाए। इसका मात्रक वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और बटे सेकेंड। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। समझ में आ गया। और इसकी जो विभा होगी, विमा, मीटर मतलब L अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा L टी माइनस 2। ये इसकी विमा हो गई। जल्दी नोट करो आप लोग। हो गया ना भैया। देखो ध्यान से, अब यहाँ से लिखेंगे क्या हम, नोट। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा नोट। ठीक है ना। नोट नंबर फर्स्ट क्या है आपका, देखो ध्यान से, पहला नोट। नोट नंबर पहला है, देखो, यदि हम विस्थापन ब्रैकेट में लिख रहे हैं x, कोई विस्थापन है जो कितना है x है, ठीक ना। विस्थापन x का समय के साथ या समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वेग प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, तो हमें वेग प्राप्त होगा। ठीक है। और यहाँ लिख रहे हैं दूसरा पॉइंट, यदि हम वेग v का अवकलन समय के साथ करेंगे तो हमें त्वरण प्राप्त होगा। ठीक है ना। अर्थात v बराबर dx अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और a बराबर dv अपॉन dt। ठीक है। और इसे लिख सकते हैं a बराबर d ऑफ dt, और v की वैल्यू है
dx/dt। तो लिखने का जो तरीका होता है इसका वो हो जाएगा a इक्वल टू d2x/dt²। ठीक है, d2x/dt²। समझ में आ गया? देखो ध्यान से, d2x/dt²। इरेज कर दे रहे हैं इसको। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या है, देखो ध्यान से, इसी का जस्ट उल्टा, यदि हम नोट नंबर 3, यदि हम त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो हमें वेग प्राप्त होगा। ठीक है ना? और चौथा पॉइंट जो है वो लिखेंगे, यदि हम वेग का समय के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो हमें विस्थापन प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा भैया? विस्थापन प्राप्त होगा। ओके, जल्दी, 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी करो इसको, तो जल्दी करो। हो गया ना? नोट कर लो इसको, हम रेस्ट करते रहे हैं। चलो देखो बेटा, यहाँ से अगली परिभाषा जो है वो है औसत चाल। क्या है? औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का सूत्र क्या होगा? लेकिन किसी कण द्वारा तय की गई कुल लंबाई, कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है,
औसत चाल कहते हैं। सूत्र लिखना, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। हो गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे औसत वेग, अगली हेडिंग है औसत वेग। सेम टू सेम वैसे लिखना, किसी कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, किसी कण द्वारा तय किया गया किसी कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, किसी कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा समय, विस्थापन तथा समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं औसत वेग इज इक्वल टू, औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। हो गया ना, जल्दी नोट करो तो। ठीक है, इसको मैं रेस कर दे रहे हैं। हो गया ना बेटा, जल्दी करो। चलो देखो ध्यान से, अगला है एक समान गति, एक समान गति। विभव पूछता है एक समान गति क्या है, और एक होती है असमान गति। एक समान गति जानते हैं, यहाँ लिखेंगे किसी कण द्वारा तय किया गया, किसी कण द्वारा तय किया गया समान समय में तय की गई, लिख देना चाहिए था, तय की गई समान समय में समान दूरी से, तय की गई समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी को एक समान गति कहते हैं। दूरी को एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है ना बेटा, एक समान गति कहते
देखो ध्यान से, मतलब ये अगर 5 किलोमीटर है और ये 1 घंटे में जा रहा है, तो अगले 5 किलोमीटर भी ये 1 घंटे में जाना चाहिए। फिर अगला 5 किलोमीटर भी 1 घंटे में जाना चाहिए। बात समझ गए ना? मतलब समान दूरी समान समय में, जो अंतराल है वो कभी चेंज ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। कंफर्म हो गया? अगली हेडिंग है असमान गति। क्या है? असमान गति। देखो ध्यान से, अगली हेडिंग है असमान गति। असमान गति, नाम से ही स्पष्ट हो गया, असमान गति। यहां लिख सकते हैं किसी कण द्वारा समान समय में समान दूरी ना तय की जाए। समान दूरी ना तय की जाए। ठीक है ना? ना तय की जाए, असमान गति कहलाता है। असमान गति कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? जल्दी नोट करो तो इसे। मतलब सीधा सीधा है कि जैसे मान लेते हैं पहले 5 किलोमीटर 1 घंटे में गया, अगला 5 किलोमीटर ये आधे घंटे में चला गया, ठीक है ना? 0.5 आवर्स में। और क्या कहते हैं, और अगला जो है क्या कहते हैं, मान लेते हैं 5 किलोमीटर ये 3 घंटे लगा दिया, तो ये जो है एक असमान गति होगी। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? जल्दी कर लो। हो गया? चलो देखो ध्यान से, अगला एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। देखो ध्यान से, जैसे अभी हम लोगों को पढ़ना है सरलरेखीय गति का ग्राफीय निरूपण। हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे विस्थापन और समय ग्राफ। ठीक है ना? क्या बनाएंगे? विस्थापन और समय ग्राफ। ठीक है? देखो ध्यान से, हेडिंग लिखना सरल रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण। सरल रेखीय गति का, ठीक है भैया, सरल रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण। सरल रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण। ठीक है बेटा? चलो देखो ध्यान से, सबसे पहला जो ग्राफ होगा वो होगा विस्थापन समय ग्राफ।
विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। देखो ध्यान से, मान लेते हैं ओ है, ये तो आप जानते हो वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये है आपका एक्स अक्ष, ठीक है ना। एक वाई अक्ष है और एक क्या है हमारा एक्स अक्ष है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। देखो ध्यान से, सपोज करो कोई कण जो है गति कर रहा है ऐसे ऐसे, समझ में आया। एक समय उसका जो है टाइम क्या है, एक समय उसकी स्थिति P1 पर है, ऐसे लिख दिया जाए, ये P1 है, और एक समय ये कहाँ पहुंच गया, P2 पे। बात समझ में आई। देखो ध्यान से, ठीक है। ये इतना जो विस्थापन है उसको हम ले लेते हैं x1। क्या ले लेते हैं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विस्थापन है हो जाएगा हमारा x1, और ये जो टाइम लगा है इसको ले लेते हैं t1। क्या लेते हैं, t1। और थोड़ी देर के बाद जब कण हमारा पहुँच जाता है P2 पे, सपोज करो ये, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये हमारा जो है थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक लगा टाइम है वो है t2। यहाँ से यहाँ तक लगा जो टाइम है क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा t2, ठीक है। और ये जो कुल विस्थापन हो जाएगा ये हो जाएगा x2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही ग्राफ बनाना है हम लोग को, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, देख लेना ध्यान से। यहाँ लिखेंगे माना 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 कोई कण, माना कोई कण t1 समय में x1 विस्थापन तय करके बिंदु P1 पर पहुंच जाता है। x1 विस्थापन तय करके बिंदु P1 पर पहुंच जाता है, P1 पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। P1 पर पहुंच जाता है, और उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं P1 पर पहुंच जाता है तथा T2 समय पश्चात कण x2 विस्थापन तय करके x2 विस्थापन तय करके x2 विस्थापन तय करके, ठीक है, बिंदु P2 पर पहुंच जाता है।
बिंदु P2 पर पहुंच जाता है, ठीक है ना, पहुंच जाता है, ठीक है ना बेटा, बिंदु P2 पर पहुंच जाता, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये इतनी दूरी कितनी होगी, ये ठीक है ना, ये दूरी हो जाएगा तुम्हारी T2 माइनस T1, कितनी होगी, और ये कितनी होगी x2 माइनस x1, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु P1 से P2, बिंदु P1 से P2 का वेग v बराबर विस्थापन बटे समय हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। तो वेग बराबर यहाँ से निकलेगा हमारा, विस्थापन कितना है, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, तो यहाँ से जो निकलेगा वही निकलेगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है, तो ये निकल के आएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और अगर इसी में ले लिया जाए, इसका P1 P2 इसका नाम रख दिया जाए P3, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज P1 P2 P3 में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर P2 P3 अपॉन P1 P3, ठीक है ना। तो क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ से निकलेगा tan थीटा इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना। अतः इसी को m कह सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 लिख देंगे। अतः m ही रेखा P1 P2 की प्रवणता होगी, P1 P2 की प्रवणता होगी, नोट करो बेटा, जल्दी से जल्दी कर लो। हो गया ना भैया। रेखा P1 P2 की प्रवणता होगी, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया ना ये ग्राफ कैसे, जब हमको कभी विस्थापन या वेग निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगली हेडिंग है चलो देखो यहाँ लिखेंगे विस्थापन समय ग्राफ की विस्थापन समय
ग्राफ की विभिन्न परिस्थितियां ठीक है ना। विभिन्न परिस्थितियां, ठीक है ना बेटा। देखो ध्यान से, पहली परिस्थिति मान लेते हैं, ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये 0 हो गया, और ये सपोज करते हैं ये ऐसे बना है, ऐसे, ठीक है। और ये जो है विस्थापन है, और ये समय मीटर में, और ये जो है सॉरी विस्थापन जो समय जो है सेकंड में होगा भाई, सेकंड में, और ये मीटर में। एक चीज दिख रहा होगा, इसमें कहीं कोई कोण नहीं बन रहा है, मतलब लिख सकते हैं उपरोक्त ग्राफ में, ये पहली स्थिति है, उपरोक्त ग्राफ में थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं tan थीटा जो होगा वो हमने कहा ना वही वेग था, ठीक ना। थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेग इक्वल टू 0। वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया कि नहीं यार। अगला देखो ध्यान से, सेकेंड पोजीशन, इस तरीके से ऐसे कोई ग्राफ दिया है, ऐसे, ये तो तुम्हारा जानते हो समय है, और ये तुम्हारा क्या है, विस्थापन है, और ये समय है, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। अगर ऐसा दिख जाए, देखो ध्यान से, एक सिंपल सा दिख रहा है कि ये नियत से जा रहा है, मतलब कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे उपरोक्त ग्राफ नियत वेग को दर्शा रहा है, नियत वेग को दर्शा रहा। बात समझ में आ गई ना, क्यों हो गया, अर्थात b बराबर नियत, जो भी होगा वो नियत होगा, ठीक है ना। अगली पोजीशन देखो, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पोजीशन देखो, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जानते हो क्या होता है, समय, सेकंड में ये विस्थापन, मीटर में, ठीक है ना बेटा। अब इसमें देखो ध्यान से, अगर सपोज करें ऐसे, ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, तो यहाँ लिख सकते हैं वक्र का ढाल ऋणात्मक तथा नियत है, अतः वेग भी ऋणात्मक तथा नियत है।
और अंतिम परिस्थिति चौथी है, देखो ध्यान से, चौथी जो है वो क्या है, जो लास्ट है वो क्या है, कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे वही चीज लिखना पड़ेगा फिर से, विस्थापन समय हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे वक्र का ढाल, वक्र का ढाल नियत नहीं है, वक्र का ढाल नियत नहीं है, अतः वेग भी नियत नहीं होगा। हो गया ना, समझ में आ गया ना, ठीक है ना, जल्दी कर लो इसको। तो हो गया ना भैया। तो ध्यान रखो, कल हम लोग जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वेग और समय ग्राफ, समय वेग ग्राफ से त्वरण ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, वेग समय ग्राफ। समझ में आ गया ना, तो इसको पढ़ लेना, और जो नहीं समझ में आएगा बताना भाई, उसको कोशिश किया जाएगा दोबारा समझाने की, ठीक है ना। वीडियो देखते हो तो कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा बहुत कम्प्लीमेंट मिल जाएगा, हमको भी थोड़ा अच्छे से लगेगा पढ़ाने में, और तुमको तो मज़ा ही आएगा पढ़ने में। समझ में आ गया ना भैया। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाने भी गाते रहो।